नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। लेकर आए हैं खास कार्यक्रम आपके लिए, हमारे मेहमान। दर्शकों, हमारे मेहमान में हम हमेशा मिलवाते हैं उन खास लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास किया होता है। कहते हैं कुछ लोग कि मैं अपने प्रोफेशन में काम कर रहा हूं तो मैं कविता नहीं लिख सकता, या मेरा शौक था पेंटिंग का वो मैं नहीं कर सकता, और उस फ्रस्ट्रेशन में पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें, जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बैलेंस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं अभिषेक वर्मा जी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि बहुत ही उम्दा साहित्यकार भी हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। नमस्कार। आपके बारे में जब मुझे पता चला कि आप पेशे से इंजीनियर हैं, साहित्य में भी आपकी बड़ी रुचि है, रुचि ही नहीं, आपने बड़ा मुकाम भी हासिल किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो सफ़र है शायराना करना, कविता लिखना, गाने लिखना, एक इंजीनियर से यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? देखिए, कायदे की बात तो ये है, इंजीनियर भी सृजन करता है और शायर भी सृजन करते हैं, साहित्य सृजन के। तो दोनों लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ की सृजन करते हैं। और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सांस्कृतिक ही है। मैं एक किस्म से देखूं तो अपनी बुंदेलखंड का एक हमारा जो बड़ा प्रसिद्ध घराना, उसकी चौथी पीढ़ी हूँ जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे पिताजी सत्यमोहन वर्मा जी काफ़ी विख्यात साहित्यकार हैं। मेरे पितामह स्वर्गीय झुन्नीलाल जी वर्मा फ्रीडम फाइटर थे, काफ़ी सीनियर एडवोकेट थे। लेकिन उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, भरत दर्शन, जो भरत के ऊपर किसी ने नहीं लिखा उनके अलावा, और दूसरे कर्म सन्यासी कृष्ण। भरत दर्शन के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने भी टिप्पणी करी थी। और उनके पिताजी, जो मेरे बड़े पितामह बोल सकते हैं, वो बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार थे और वो गायक बहुत अच्छे थे। तो देखा जाए तो ये मैं एक अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ही आगे देखे तो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। देखिए, ये तो आपने बड़ी खूबसूरती से, जितना आपका जो टैलेंट का जो श्रेय है वो आपने परिवार पे दे दिया कि वो मेरे जेनेटिक्स में आ रहा है और मैंने उसको आगे लेकर गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंदर कुछ कला छुपी होती है तो कोई होता है जो उसे जगाता है, या हम खुद पहचान लें, कई बार हम नहीं पहचानते, तो कोई होता है जो उसे जगाता है। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो जो कला थी किसी ने जगा दी? ये मैं ये बोलूँगा, जगाने वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। ये परिस्थितियाँ बनती हैं, आपके आसपास कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको आप देखते हो तो आप कुछ ना कुछ कहने पे मजबूर हो जाते हो। तो कुछ हालात ऐसे हुए कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें थीं, वो निकल कर आईं। नहीं तो उसके पहले तो सिर्फ वो स्कूल और कॉलेज में वो फेयरवेल के टाइटल्स और होली के टाइटल्स ही लिखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। तो धीरे 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 वो चीज़ें इवॉल्व हुई और आगे बढ़ती। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में जिसने कहा हो कि नहीं, तुम लिख सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो है? जीन्स में तो है ही, लेकिन कई बार होता है ना कि जीन्स में होने के बाद ही हम उसको कैरी नहीं कर पाते। ये 100% नहीं है कि हम उसको कैरी करें, लेकिन नहीं, ये काम तुम कर सकते हो, ऐसा कोई? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पिताजी के साथ मैं कई बड़े लोगों से मिला, नामवर सिंह साहब से मिला, मैं उनके आशीर्वाद लिया, कमलेश्वर जी से लिया, हरिशंकर परसाई के मैंने बहुत पैर दबाए, बच्चन साहब का आशीर्वाद मिला, दुष्यंत कुमार जी का, मुझे मतलब मैं बहुत पैदा ही हुआ था तब उनका भी आशीर्वाद मिला। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ उस तरीके से। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि मैं 90s में जब स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी जबलपुर जाते थे, तो हरिशंकर परसाई के यहाँ मुझे कई बार छोड़ देते थे और वो अपने काम के लिए निकल जाते थे। उसके सामने उनका एक प्रेस था, वहाँ कुछ काम होता था नेपियर टाउन में। तो मैं उनके पैर दबाता रहता था, दद्दा दद्दा करके। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात करते थे, उनको दिखता कम था लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, शख्सियत ही इतनी बुलंद थी। और हमारे लिए सिर्फ हरिशंकर परसाई उस टाइम ये होते थे कि बाल भारती में उनके कुछ हमने जो वो रचनाएँ होती थी वो पढ़ी होती थी, तो इतना ही जानते थे, उसकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ तो थे नहीं। तो उनके पैर दबाते थे। तो 4-5 बार ऐसे कुछ हुआ तो एक बार वो बोले, काय तुम नहीं लिखत? तो मैं सकपका गया, मैंने कहा मैं तो गणित लिए हूँ दादा, मैं तो इंजीनियर बनना है मेरा लक्ष्य है, तो वो करूँगा। तो बोले नहीं, हम देख रहे हैं, एक तुम्हारे बाप लिखत हैं, तुम्हारे दादा लिखत थे, एक समय आया है तुम भी लिखो। क्या बात है! ये बड़ी बेकार बीमारी होती है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो मैं आज जब सोचता हूँ तो एक इतनी बड़ी शख्सियत जो आधुनिक कबीर कहा जाता है, उसने मुझे ये बात बोली जब मैं कुछ भी नहीं था। मैं आज भी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद है शायद कहीं ना कहीं कि मैं लिख पाया कुछ। क्या बात है! आपने बहुत सारे मंच पे अपना प्रदर्शन दिया है, बहुत ही रिनाउंड, मैं बोलूँगी कि वो प्लेटफॉर्म्स रहे हैं आपके लिए। कैसा अनुभव रहा आपका?
बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सीखने वाली बात है। जितने बड़े लोगों के साथ आप मिलते हैं तो उसमें अलग अलग शख्सियत होती है, लेकिन ये एक भ्रम है लोगों का कि बड़े लोग होते हैं तो एरोगेंट होते हैं, ये होते हैं, ऐसा नहीं है। या मैं सौभाग्यशाली हूँ, उनसे जितनी बार भी मिला हूँ, किसी भी मिला हूँ, चाहे रात इंदौरी साहब से मिला हूँ या मदन पाल जी से मिला हूँ या संपत सरल साहब से मिला हूँ या आज के दौर में अज़हर इकबाल साहब से मिला हूँ या कुछ भी, ये बहुत हम्बल लोग हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत चीज़ों को इरशाद कामिल भी उसी में से एक शख्सियत है। तो मैं तो कहता हूँ कि गहरा पानी हमेशा शांत हो जी जाता है। जी बिल्कुल। तो ये लोगों ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है, तो ये बहुत सहज लोग हैं। आप शायद मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जी देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो एक 2 टायर सिटी में आता है। जब आपने बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उनके साथ आपने बैठना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक मध्य प्रदेश से आता हूँ, यहाँ पे तो बहुत बड़े लोग हैं, कैसे मैं मैच करूँगा, कैसे मैं उनके साथ में कोप अप कर पाऊँगा, वैसा कोई अनुभव? नहीं, ऐसा कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि वो सब हाड़ मास के बने हुए इंसान हैं, बड़े हैं छोटे हैं सब हैं अपनी जगह, और आदमी अपने काम से बड़ा बनता है और उनको अपने काम को लेकर कोई घमंड नहीं है। कॉन्फिडेंस है उन लोगों को, लेकिन घमंड नहीं है। क्या बात। तो जब आप वो बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सीखने ज़रूर मिलता है उनसे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम रहते हैं तो हमारी हिंदी बड़ी अच्छी है, हम बड़ी क्लियर बात करते हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस होता है हमारी भाषा में, लेकिन हमारी हिंदी बहुत मजबूत है। तो आप अगर देखें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में तो मध्य भारत से बहुत लोग हैं और सर्वोच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि जब भी किसी अनुभवी व्यक्ति से आप मिलते हो तो उसमें घमंड नहीं होता, उनमें कॉन्फिडेंस होता है। वो हम शायद कभी कभी हमारा परसेप्शन जो होता है उसको लेके हमारा गलत हो जाता है। अगर मैं चाहूँ अभी तक के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपने अभी तक किए हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने इनफैक्ट ये मुशायरे वगैरह तो मैं काफ़ी जाता रहता हूँ, लोग बुलाते हैं, लेकिन कुछ अभी दिलचस्प चीज़ें ये हुई कि हमने हमारा गाना अभी एक जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है, तुम नहीं लौटे। ये गज़ल थी मेरी, उसको उन्होंने शौर्य घटक एक कंपोज़र हैं कोलकाता के, काफ़ी प्रसिद्ध कंपोज़र हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बॉलीवुड की एक लीडिंग सिंगर हैं पामेला जैन मैडम, उन्होंने इस गाने को गाया है। पामेला जैन ने AR रहमान के साथ भी काम किया है, राजेश रोशन, कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, रविंद्र जैन साहब, उनके साथ काम किया और उनके काफ़ी प्रसिद्ध गाने हैं। उन्होंने इस गाने को आवाज़ दी है और इसे बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये अमेज़ॉन से लेके हर जगह, जितनी भी मॉडर्न टूल्स हैं आज की डेट में, सब जगह उपलब्ध है और लोग बहुत सुन रहे हैं और बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। फलक पर गुम हुए दिलकश नज़ारे, तुम नहीं लौटे। तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपसे कुछ अब सुनना चाहेंगे। ज़रूर। जैसे मैं एक अपनी गज़ल आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। ये मैं कोशिश ये करता हूँ कि बड़ी सहज भाषा में लोगों से बात करूँ या कुछ करूँ, तो अपना वो ज़बरदस्ती का ज्ञान नहीं दिखाने की कोशिश करता, बोलचाल की भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ कि ज़रा सी बात पर बवाल कैसा, ज़रा सी बात पर बवाल कैसा, मोहब्बत है तो है सवाल कैसा, ज़रा सी बात पर बवाल कैसा, डगर कांटों की जब अपनाई है तो, डगर कांटों की जब अपनाई है तो, शिकन कैसी कहो मलाल कैसा, मोहब्बत है तो है सवाल कैसा, सरे बाज़ार अब सब पूछते हैं, सरे बाज़ार अब सब पूछते हैं, तेरे रुखसार पर जमाल कैसा, मोहब्बत है तो है सवाल कैसा। इसमें एक शेर है, ये देखिए, आज के लड़कों के लिए ये शेर। ज़रा सी बात पर बवाल कैसा, मोहब्बत है तो है सवाल कैसा, है उड़ता इश्क में इंसान हवा में, है उड़ता इश्क में इंसान हवा में, मामूली बात है कमाल कैसा, मोहब्बत है तो है सवाल कैसा, ज़रा सी बात पर बवाल कैसा। एक और गीत है छोटा सा, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। पुरवा के झोंके थे बचपन के दिन, पुरवा के झोंके थे बचपन के दिन, माटी के सौंधे थे बचपन के दिन, पुरवा के झोंके थे बचपन के दिन, माटी से सौंधे थे बचपन के दिन, बाबा की गोद अम्मा का आंचल, चपटी सी कंगी आंखों में काजल, दादू के संग चांद तारों के नज़ारे,
दादी के ठेठ गाने बड़े न्यारे न्यारे, गुज़श्ता बातों के घने जंगल में कोमल कुछ पौधे थे बचपन के दिन, पुरवा के झोंके थे बचपन के दिन। वो खेल कबड्डी, वो डंडा, वो गिल्ली, वो छोटी गिलहरी, वो बकरी और बिल्ली। खुशियाँ थी ज़्यादा, शिकवे थे कम, मैले कपड़ों में दुनिया के राजा थे हम। यादों की झोली में आज यकायक आकर गिरे औंधे थे बचपन के दिन, पुरवा के झोंके थे बचपन के दिन, माटी से सौंधे थे बचपन के दिन। कच्चा घरौंदा, गुड्डा और गुड़िया, नुक्कड़ वाली वो चूरन की पुड़िया। अपनी थी दुनिया तोतली भाषा, वो आँख मिचौली और खेल तमाशा। खटमिट्टी यादों से सच कर जहन में आज फिर कौंधे थे बचपन के दिन, पुरवा के झोंके थे बचपन के दिन, माटी से सौंधे थे बचपन के दिन, बचपन के दिन। क्या बात बहुत है। शुक्रिया। वाकई बचपन के दिन कभी भुलाए नहीं जाते हैं, और जो एरा हमने जिया है जी, वो शायद कभी वापस भी नहीं आ शायद हम सकता आखिरी है। जनरेशन है जिसने 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं शताब्दी एक साथ जिए। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात ऐसी कह दी है, अगर मैं आज की बात करती हूँ, आज के युग की मैं बात करती जी। हूँ, तो वो लोग साहित्य में आना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आज की जनरेशन अलग है, हमारी जनरेशन, जैसे कि आपने बोला, हम कई सारे युग को जीते हुए आए जी हैं, हाँ। तो हमारी जनरेशन का जो ठहराव है वो अलग है। तो क्या आपको एक डिफरेंस नज़र आता है? नहीं, आज की जनरेशन बहुत सॉर्टेड है, हमसे बहुत ज़्यादा सॉर्टेड और क्लियर है अपने अपने थॉट प्रोसेस में। लेकिन उनको एक चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, उनको पढ़ना बहुत पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। जैसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अलग अलग साहित्यकारों को पढ़ें, हर किस्म का साहित्य पढ़ें, अच्छा बुरा फिल्मी, जो आपको लगता है, जो आपको मिलता है पढ़िए, और उससे सीखने की कोशिश करें। और ऐसे ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि साहित्य अपने अंदर से आता है। आप किसी को कॉपी करेंगे तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बिल्कुल जो है उसको निकालिए। किसी भी भाषा में, किसी भी शब्दावली में लिखिए। आजकल लोग इंग्लिश के शब्द यूज़ करते हैं, जी जी जी। क्योंकि बोलचाल में भी वही यूज़ होते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, आप लिखें। साहित्य सिर्फ दो तरह का होता है, या तो अच्छा या तो बुरा। क्या बात है। अभिषेक जी, फाइट अगेंस्ट कोविड, जी। जो फिल्म या गाना बोल सकते हैं, जिसको बड़ा लोगों ने पसंद किया था, उस दौरान में एक बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का जी। सहारे की ज़रूरत होती है, तो वो एक गाना एक ऐसा काम कर गया, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कोविड का दौर बड़ा भीषण त्रासदी वाला दौर था, तो हम सब घरों में कैद थे अपने। तो मैंने एक गज़ल उस टाइम मेरे जहन में आई, तो मैंने लिखी थी कि कैसा मरज़ आफत बना कर के फ़ज़ाओं ने दिया, इंसानियत को घाव इंसानी हवाओं ने दिया। तो मैंने ये कुछ भेजी, तो हमारे एक पत्रकार मित्र हैं आरिफ मिर्ज़ा भाई साहब, उन्होंने इसको अपने पेपर में छाप दिया, हेडलाइन टाइप से बना के। तो लोगों तक पहुंचा, तो फिर भोजपुरी कुछ कलाकार हैं, मित्र हैं हमारे, समर्थ चतुर्वेदी, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्या हम कुछ ऐसा करें, घरों में सब कैद हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर मैंने उसकी सोचा, और हमने कहा इस त्रासदी से भी हम जीतेंगे। तो हम जीतेंगे, हमने वर्ड निकाला, और हम जीतेंगे, इस बार भी हम जीतेंगे। ऐसे करके मैंने एक गाना लिखा, और सब ने, जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं, संजय पांडे जी हों, वेलू भाई हों, अकेला जी हों, सब ने अपने घरों में उसको रिकॉर्ड किया, और वेलू भाई ने उसको एडिट करके और ऐसे ही अपने घरों से ही रिलीज़ किया। सब ने अपने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और दूसरे हैंडल्स पर रिलीज़ किया, और वो बहुत पॉपुलर हुआ, और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि कम से कम इस लोगों को एक मोटिवेशन तो मिला इस चीज़ के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मेरे माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ गई कि जो लोगों ने अप्रिशिएट करी। क्या बात है। लेकिन मेरे बहुत देर से मेरे जहन में एक सवाल चल रहा था कि आप कैसे, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, साथ में आप साहित्य भी इतना अच्छा कर रहे हैं, और ऊपर से आप इतने विख्यात लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि आप दोनों में बहुत उत्कृष्ट हैं, कैसे बैलेंस करते हैं? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें। एक तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ नेटलिंक, उसमें हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें, तो वो हम कोशिश करते हैं। और दूसरा ये कि आपको जब करना है ना, बहता हुआ पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। जब आपको होमवर्क नहीं करना रहता है तब आपके सिर में दर्द होता है। जब आपको कोई चीज़ करनी है तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से कर लेते हैं। और दूसरी बात, हम काम करते हैं, कई बार ऊंच नीच होती है, कई बार दिन अच्छा नहीं जाता है, तो ये साहित्य या सृजन या पढ़ना या लिखना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो मैं उसको उस तरीके से लेता हूँ। और शाम अपनी है, सुबह अपनी है, रात अपनी है, वीकेंड अपने।
तो जितना आपको पढ़ने में ले पढ़िए, जितना लिखने में लिखिए। मतलब घर का पूरा सपोर्ट है आपको, फैमिली मैं सपोर्ट है? बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे घर का बहुत सपोर्ट है। मेरी बिटिया, मेरी वाइफ, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका टाइम कहीं ना कहीं किल होता है। अगर जी। मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, उनसे कुछ कमिटमेंट है घुमाने ले जाने का, तो वो सब कंप्लेन नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। आई एम रियली थैंकफुल टुवर्ड्स देम। क्या बात है। एक वीडियो में हमने देखा था कुमार शानू जी आपके शायद जी, किसी जी, जी। कंपोज किया हुआ था। मैं उसकी हाँ। भी कहानी जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में। कुमार शानू एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड हैं वो। उन्होंने मेरे गाने को अपनी आवाज़ दी है, उन्होंने गाया है। तो और उनसे मैं उनके साथ सीखा कि कैसे लोग काम करते हैं। ही इज़ वेरी क्विक, द वे ही टॉक्स, उनका मतलब ऐसे ही नहीं उन्होंने इस मुकाम को छुआ है, और गिनीज़ बुक में नाम है शायद एक दिन में जी। सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने का। इज़ वेरी क्विक। तो मुझे बहुत सीखने मिला उनसे। एक इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जो हमने उसका गाना बनाया था, पिंटू भाई जो कंपोज़र हैं, उन्होंने हमको धुन दी थी, हमने गाना लिख कर दिया। तो और उसके साथ एक धुन और थी। तो जब पिंटू भाई उनको ब्रीफ कर रहे थे, तो वो दूसरी धुन बज गई। तो शानू दा बोले, यार ये नहीं, इस वाले गाने को करो, इस वाली धुन को करो। ओके। उनको लगा दोनों गाने तैयार हैं और वो बोल के चले गए कि मैं भी 1 घंटे में आता हूँ, अपन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके आता हूँ, करते हैं। तो पिंटू भाई का समझ में नहीं आया कि क्या करें, ये गाना तो रेडी नहीं है। अब शानू भाई को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि सीनियर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसको करना है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो 15 मिनट में वो गाना लिखकर मैंने उनको दिया था, उस धुन पर क्या हम लिखा सुन था। सकते हैं? उसकी अभी वो टी सीरीज़ पे शायद रिलीज़ होगा, तो अभी तो मैं मतलब बोल भी बता सकता हूँ आपको। हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत बड़े सिंपल हैं कि तेरी मेरी ये सांसें महके, मन का हर एक कोना खनके। इस तरह से हमने एक रोमांटिक गाना उनको लिख दिया। इट्स वेरी मेलोडियस सॉन्ग, और शानू दा ने बहुत अप्रिशिएट किया उस गाने को। क्या बात है। अच्छा, साहित्य में बोलते हैं ना कि एक शब्द दे दिया जाता है जिस पे आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप उसको बहुत खूबसूरती से पेश कर देते हैं जी। लोगों के सामने। अब क्या नया है उसमें? मतलब अगर मैं इनोवेशन की, क्योंकि ये तो हमें पता है, जी। लेकिन क्योंकि आप उसमें हैं तो क्या नई चीज़ें हैं जो हम शायरी को उससे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, शायरी या गज़ल की बात करें तो जी। गज़ल का मतलब ही होता है कि खूबसूरत खातून से बात करना। एक मतलब सुंदर महिला से अब संवाद को ही गज़ल कहा जाता है। तो जब आप सोचते हैं, आपके थॉट में जो चीज़ आती हैं, आप उसको लिखते हैं। तो एक सर्टेन मीटर होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है वो। लेकिन आप जब आज की दौर में जब काम करते हैं या किसी कंपोज़र के साथ काम करते हैं, तो वो एक धुन रेडी करके रखता है, जी। तब आपको उस धुन पे लिखना पड़ता है। ओके। एक माहौल वो बता देता है कि भाई ये गाना है, इसमें से लड़के लड़की की लड़ाई हो गई है, तो उस हिसाब से आपको सोच के उस धुन पर लिखना पड़ता है, उस मीटर पर लिखना पड़ता है। तो वो एक अपने आप में चैलेंज होता है। उसमें आपका मतलब अपना कुछ नहीं होता है। आपको उसी जो बाउंड्री दी गई उसके अंदर ही लिखना है, और उसी माहौल में लिखना है, उसी परिवेश के बारे में लिखना है। तो वो आपको सोच के लिखना पड़ता है। तो ये एक नया चैलेंज है, मैंने वो सीखा है कि क्या कैसे बात किया है। जाता है। कोई ऐसी गज़ल या कोई गीत जी। या कोई कविता जो आपके बड़े खास हो दिल के, जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मतलब मेरे बहुत ही करीब है दिल के, होता है, तो वो कोई आप पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो अभी जी म्यूज़िक पे जो गज़ल आई है वो बहुत ही मेरे दिल के ख़ास है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, और मैंने उसको लिखा था। फलक पर गुम हुए दिलकश नज़ारे तुम नहीं लौटे, फलक पर गुम हुए दिलकश नज़ारे तुम नहीं लौटे, तुनक कर चल दिए सब चांद तारे तुम नहीं लौटे। घटाएं थक गई हैं अब पिघलने लग गए बादल, नयन भर भर गिरे आंसू के धारे तुम नहीं लौटे। शेर है इसमें, लिबासों में से आती है तुम्हारी भीनी सी खुशबू, लिबासों में से आती है तुम्हारी भीनी सी खुशबू, उम्र एक काट दी इसके सहारे तुम नहीं लौटे, उम्र एक काट दी इसके सहारे तुम नहीं लौटे। फलक पर गुम हुए दिलकश नज़ारे तुम नहीं लौटे, तुनक कर चल दिए सब चांद तारे तुम नहीं लौटे। क्या बात है। थैंक यू। बड़ा डेप्थ होते हैं शब्दों में ना इनके। आप जब आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, अभिषेक जी एक चीज़ और बताइए कि अगर मैं आज के दौर में साहित्य की अगर बात करती हूँ तो उसका भविष्य क्या है? ये साहित्य तो शाश्वत विधा है, वेद पुराण से लेकर आज तक चलती जा रही है। उसको इम्प्रोवाइज करते जाते हैं लोग, और ये जीवन भर चलेगी। जब तक आदमी है तब तक साहित्य है, पोइट्री है। क्या बात है। तो ये तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता जाएगा, नई नई शब्दावली जुड़ती जाएगी, लेकिन ये हमेशा चलेगी। अभी एक मूवी है, उसमें वो अल्फ़ा मैन का कॉन्सेप्ट आया, तो जी। ये यंगस्टर्स के बीच में ये बात होगी, ज़रूर होगी,
कि देखो वो अल्फ़ा मैन है, जाता है जंगल में, जानवर मार के लाता है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो कविता करते हैं लड़कियों को रिझाने के लिए, अपनी ताकत नहीं दिखाते। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, नो ऑफेंस, कि जो कविता कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वही तो इंसान को और जानवर को अलग करता है। क्या बात है, नहीं तो इंसान भी जानवर को मार के खा जाए तो जानवर और इंसान में अंतर क्या रहेगा। कितनी अच्छी और बात। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अल्फ़ा मैन के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए भी उसको कविताओं का सहारा लेना पड़ा। जी 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 बिल्कुल। तो कविता साहित्य अपनी का बात कहने के लिए वैसे भी शब्दों का जो चयन, चाहे हम गीत के माध्यम से, जी। कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से हम बेहतर तरीके से पहुंचा सकते जी। हैं। बहुत सारे आपको सम्मान कई सारे मंच में आपको मिले हैं। कब से खास सम्मान बोलते हैं ना कि ये मिला, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। ये सम्मान तो मुझे भगवान की दया से बहुत मिले। बुंदेली रत्न सम्मान मिला है, बम्बई में शब्द फाउंडेशन का भी सम्मान मिला मुझे, अन्य सम्मान मिले। लेकिन मैं सम्मान के अलग एक जो बात मेरे दिल के बहुत ख़ास है वो ये है कि मैं पहले लिखता था, तो 10-15 साल पहले तो डायरी में कुछ लिख लेता था, टूटा फूटा जो भी समझ में आता था लिखता था उसको। तो हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं, तो बुंदेलखंडी बाप पिता जो होता है वो बहुत अपने लड़के के अगेंस्ट में ही होता है जनरली, वो अप्रिशिएट नहीं करता किसी चीज़ को। तो वो डायरी मेरी माँ के हाथ में लग गई, माँ ने देखा, शायद पापा को भी दिखाया उन्होंने जो भी किया, मुझे समझ में तो आ गया यहाँ नहीं है, मतलब इन लोगों के पास ही होगी। मैं जब दूसरे दिन गया तो मैं चुपचाप वो डायरी उठा के ले आया। मैंने देखा उसमें कुछ लिखा नहीं था, और मेरे पिताजी ने वो पढ़ा था शायद, और उसको पढ़ने के बाद डस्टबिन में नहीं फेंका। मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है। क्या बात है, रियलिस्टिक सम्मान पे आप ज़्यादा भरोसा बिल्कुल, करते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यही है, तमाम दर्शक भी ये सुनना चाहते होंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जब आप इतना काम कर रहे हैं लगातार, तो भविष्य में कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हम सबके बीच में आने वाले हैं? अभी मैं एक गाना कर रहा हूँ, जो शान सिंगर हैं उनका गाना मैंने अभी डायरेक्ट किया है, उनका वीडियो बन रहा है, नॉस्टैल्जिक, उस पर नॉस्टैल्जिया पे कुछ उन्होंने गाया है, वो उसको वीडियो मैंने बनाया है, तो वो एडिटिंग उसकी चल रही है। इसके अलावा एक अमेरिकन सिंगर हैं सुपर्णा और शोभा चाकी, उनके लिए मैंने कुछ गाने लिखे हैं जो कंपोज हुए हैं, और एक सोनू निगम जी के लिए गाने की मेरी अभी तैयारी चल रही है, मैं वो कर रहा हूँ। उड़ीसा के AR रहमान कहे जाते हैं अभिजीत मजूमदार साहब, तो उनके 2 गाने हैं जो T सीरीज़ पे आने वाले हैं, मैं वो लिख रहा हूँ। और इस तरह कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो जो मैं करता रहता हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से बहुत जल्द मेरी किताब भी आप लोगों के बीच में होगी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। क्या बात है, आपको अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी आप हम सबके बीच में लेकर आ रहे हैं, हम इंतज़ार रहेगा उन सभी चीज़ों का। और यहाँ पर आप बातचीत करने के लिए समय निकाल कर आए, और इतनी अच्छी तरीके से आपने अपने बोलना चाहिए कि पूरा अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया, बहुत सरल शब्दों में आपने हम सबके साथ में साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज के मेहमान से हमने जो सीख ली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे कि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन अलग वही करता है जो अलग सोचता है। तो अलग सोचिए, अलग करिए, और अपना ज़रूर जो मुकाम आप चाहते हैं ज़रूर आपको मिलेगा। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास मेहमान के साथ में, आपसे बातचीत करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।